शांत रहो। चलो देखो, आज हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ठीक, सबसे पहले देखो, आप लोग अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम देख चुके हैं ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है विभिन्न स्थितियों पे, मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग वस्तु रखेंगे तो बिंब कहाँ पे बनेगा। तो देखो, पहले बताओ, 4 नियम है अवतल दर्पण के, कौन कौन है। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम 4 बता चुके हैं ना। देखो, फर्स्ट क्या था, मान लो ये अवतल दर्पण है। जब कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के फर्स्ट नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सेकंड रूल क्या है, बताओगे कोई? उल्टा तो सब जानते हैं। नो, देख के नहीं, चलो ध्यान से, शांति रहो। अच्छा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी या समांतर जाएगी। अब इसमें ध्यान से देखो, ये है मुख्य अक्ष आपका जो एरो है। तो देखो ध्यान से, इधर इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, परावर्तन हुआ। ठीक, तो परावर्तन के बाद चली गई मुख्य फोकस से। अब इसमें क्या हुआ, मुख्य फोकस से आ रही है, परावर्तन होने के बाद समांतर जा रही। ठीक, इसी का उल्टा है। तीसरा देख लो, ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन होने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पे C है, तो इससे आ रही है, यहाँ पे परावर्तन होगा तो उधर ही चली जाएगी सीधे ही। ठीक, ये हो गया थर्ड रूल, ये है फर्स्ट। अब रोज नकल ना मारा करो, याद कर लो, अच्छे से समझ लो। इसमें देखो क्या है, तिर्यक आएगी तो तिर्यक ही जाएगी ना। ये है आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे क्या है, ध्रुव, और ये है आपका मुख्य अक्ष। तो इसमें क्या है, अवतल दर्पण के ध्रुव की तरफ आने वाली या ध्रुव की तरफ आपतित तिर्यक किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक ही जाती है या तिर्यक निकलती है। ठीक, यानी तिर्यक दिशा में अगर कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही लौट जाएगी। ये चारों रूल हैं, इन्हीं चारों रूल का यूज करके हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बिंब की, यानी जो वस्तु होता है उसकी विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है, नींद नहीं आना चाहिए। चलो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखो, बिंब की स्थिति हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पे। अवतल दर्पण में यदि हम लोग वस्तु को रखते थे अनंत पे तो बनता था उसका प्रतिबिंब फोकस पे। तो इस चीज़ को हम लोग किरण आरेख में देखेंगे। यहाँ पे बिंब की स्थिति है अनंत पर और वस्तु कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे। तो देखो यहाँ पे फोकस पे बना है। अब हम लोग प्रतिबिंब की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है ना। तो ध्यान से देखो, एक समांतर रेखा आ रही थी, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। जब मुख्य अक्ष के कोई चीज़ समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती है। फिर यहाँ पे देखो नीचे से भी समांतर आ रही है तो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो ये दोनों रेखाएं परावर्तन होने के पश्चात ये भी फोकस से गई, ये भी फोकस से गई, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर काटी हैं। तो यहाँ पे काटी हैं तो देखो यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, सिर्फ पॉइंट के आकार का ही प्रतिबिंब बना है।
तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी वस्तु को अनंत पे रखोगे तो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। उसको मारो, देख नहीं सकते हो, सिर्फ लिखना है। चलो एक ध्यान से देखो एक बार और, इधर यहाँ पे देखो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी, ये भी किरणें समांतर आई, मुख्य फोकस से गई। दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब की डिफिनेशन में आप लोग लिख चुके हो ना, कि जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं वहीं क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। देखो ये वाला समांतर आई, मुख्य फोकस से गई, ये भी किरणें समांतर जा रही है, मुख्य फोकस से चली गई, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटी तो बन गया प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे। तो यही हम लोग पढ़े थे कल कि जब भी वस्तु रखेंगे अनंत पर तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर। पहला पॉइंट कंफर्म। अब दूसरा देखो, दूसरा हम लोग कल ये पढ़े थे अनंत के बाद मतलब सी से परे, सी से दूर। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो देखो पहले मुख्य फोकस पे बना, अब देखो वस्तु को जितना उधर ले जाएंगे प्रतिबिंब उतना इधर बनेगा। तो वस्तु को अब यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ से कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे। और इस वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सी तथा एफ के बीच में। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जब वस्तु को सी से परे रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, सी तथा एफ के बीच में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, शांत रहो, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक यहाँ पे किरण समांतर आई, ठीक, परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरी। दूसरी किरण देखो ये वाली है, मुख्य फोकस से आ रही है, परावर्तन होने के पश्चात समांतर चली गई। तो देखो ये वाली जो किरण आई यहाँ पे ऐसे चली गई है और ये जो वाली आई ये भी यहाँ पे गई है। दोनों किरणें एक दूसरे को देखो यहाँ पर काटी हैं। वैसे तो देखोगे यहीं पे काट दिए हैं लेकिन ये वाली परावर्तन अभी नहीं हुआ है ना। परावर्तन होने के पश्चात जहाँ पर दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटें तब प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब अभी कहोगे सर यहाँ पे यहीं पे काट दिए, यहीं बनना चाहिए, लेकिन देखो ये गई, परावर्तन हुआ तो यहाँ पे मिली थी और ये वाली अभी जा रही है ना परावर्तन होने के लिए, परावर्तन हुआ नहीं है। अब देखो हो गया तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटी हैं। तो ध्यान से देखो इसमें वस्तु यहाँ पे रखा गया है, तो कहाँ पे रखा गया, सी से परे यानी सी से दूर। तो प्रतिबिंब यहाँ पे आपका बनेगा। तो यहाँ पे जो वस्तु है इसको लिख दो ए बी, और इसको जो इमेज बनता है हम लोग लिखें किससे, ए डैश बी से। इसको जल्दी से नोट कर लो। सी यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ लिख देना, समझ लो कि सी यहीं कहीं है, ठीक। तो जो प्रतिबिंब बना है सी तथा एफ के बीच में बना है। मिटाएं अब, दो हो गया कन्फर्म ना। अरे शांत रहो, चल रहा है कि नहीं। चलो देखो हम लोग थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये था सी पर रखेंगे। किस पे रखेंगे, यहाँ वाला भी मिटा दिए क्या, सी पे रखते तो सी पर ही बनता था, ठीक। ये आपको याद है तो हम लोग देखेंगे किरण आरेख कैसे बनता है। तो वही चीज़ रहेगा, बना लो, पूरा मिटाना ही नहीं चाहिए था, इसी में काम चला देते एक में ही। मार्कर तो बचाने में तुम लोग आगे हो। हाँ मार्कर बचाने में मच्छर मारने वाली। देखो ध्यान से लिखो इधर। चलो देखो ये क्या है आपका वस्तु ए बी, उसके बाद हाँ जी बना लो, एफ है। चलो ये वाली किरण मान लो गई तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो इसको आप लोग को गुजारना है सीधा मुख्य फोकस से, ठीक। उसके बाद एक किरण आ रही है मुख्य फोकस से, तो कहाँ पे गुजरेगी, परावर्तन, ये समझ लो यहाँ पे मिली है
परावर्तन के पश्चात समांतर जाएगी, खिचड़ी ना हो जाए, समझा दे रहे हैं अभी। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली क्या है, सी पर। अब देखो इसमें जल्दी से समझ लो, ध्यान से देखो तब बनाना। देखो यहाँ पे अपना मिलाते रहना, हम रफली यहाँ बना रहे हैं। ठीक, मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ पे हम वस्तु सी पे रखे हैं तो बनता कहाँ है, सी पर ही बनता है। तो चलो मान लो ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे है इसका सी। ठीक, यहीं पे हम लोग क्या रखेंगे, वस्तु को, और प्रतिबिंब भी कहाँ बनना चाहिए, यहीं पे। तो देखो कैसे बनता है, हम लोग जो अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के 4 नियम हैं, उन्हीं में से किसी 2 नियम को यूज करके हम लोग ये किरण आरेख खींचते हैं ना। देखो यूज नहीं होता है, इसमें दोनों यूज हुआ है। क्या है, देखो समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। यहाँ पे मान लो मुख्य फोकस है, अब कोई किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर जाती है। अब आप लोग ध्यान से देखो, परावर्तन होने के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटी हैं, यहाँ पे काटी हैं, दिखा कि नहीं। समांतर आई, मुख्य फोकस से गुजरी, यहाँ पे मिली, चली गई। ये देखो मुख्य फोकस से, यहाँ मुख्य फोकस है, आ रही है, परावर्तन हुआ। अब देखो परावर्तन होने के बाद इसी दोनों से ये मिल गई ना, यहाँ पे मान लो थोड़ा सा इधर है, यहीं पे मिल गई, काटी। तो देखो वस्तु को हम लोग सी पे रखे थे, प्रतिबिंब भी सी पे बना। क्यों बना, क्योंकि जहाँ पे काटती हैं वहीं बनता है ना। तो ये आपका इसमें से उतार लो, ये तो ऐसे बना दिए हैं, वैसे इससे अच्छा तो यही लग रहा है ना, उतार लो चाहे जो। और क्या, ए बी, ए डैश बी डैश लिख लो सर जल्दी से। चलो थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट कोई बताओगे क्या था, सी तथा एफ के। ध्यान से देखो यहाँ पे चौथा कंडीशन, हम लोग सी के बाद आएंगे, सी तथा एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में, बात न करो, बीच में। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देख लो, ये वाला मिट गया है थोड़ा सा, वस्तु को सी पे रखे। अब देखो यहाँ पे एफ था ना, इसके अब बीच में रखेंगे, यहाँ सी तथा एफ के बीच में। तो कहाँ पे बनता है बता सकते हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब सी से परे क्यों बनेगा, अभी देखो सी पे बना और प्रतिबिंब इधर ही आता है, तब सी से दूर बनेगा। ठीक, जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है सी से परे। तो चलो चौथा किरण आरेख बना लो जल्दी से। यहाँ पे हम रख रहे हैं वस्तु को, ठीक, परावर्तन थोड़ा छोटा रखो, ये हुआ। और हम लोग जानते हैं कि मुख्य फोकस से ही जाएगा गुजरने के बाद। ठीक, ये हो गया मुख्य फोकस। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखे आप लोग, सी तथा एफ के बीच में, यहाँ पर। तो ये लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं ना, जैसे पढ़ने वाले रहेंगे वैसे पढ़ते हैं ना। हाँ सर, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है जी, इधर देखो। कौन ये फोकस कर रहा है, ये फोकस कौन मार रहा है। तो चलो देखो कहाँ पे काटी, यहाँ पे, यहाँ पे काटी है। तो आप लोग इसको लिख लो,
सी से परे। ठीक, मान लो ये सी आपका यहाँ पे है, देखो ध्यान से, इसमें मुख्य फोकस से आई, इधर गई, देखो इधर। अब पहले देखो, आप लोग पहले से ही कंफर्म कर लोगे कि हमको वस्तु कहाँ रखना है, सी तथा एफ के बीच में। तो आपको जो वस्तु यहाँ पे हम रखे हैं इसको सी के बाद में बनाना। ठीक, तो उसके बाद देखो एक समांतर किरण गई, उसके बाद परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से आई, फिर यहीं से ही किरण जाएगी एक मुख्य फोकस से तो समांतर चली जाएगी। परावर्तन के पश्चात दोनों कहाँ पे काटी हैं, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बना, सी से दूर यानी सी से परे। थोड़ा और दूर बना सकते हो, अपना बढ़िया से बना लेना स्केल से, सिर्फ समझ लो बस। बंद करो इसे, हो गया। इसको ये कहाँ डूब गया है, समझ तो नहीं आया ना। आया है, सी तथा एफ के बीच में। हाँ, वो तो सब अंधा आदमी बता दीजिएगा सी तथा एफ के बीच में। अरे दरिया कैसे बताया। चलो अच्छा, एक बार और समझ लो। देखो वस्तु को रखे हैं सी तथा एफ के बीच में, समांतर किरण गई तो हम जानते हैं अवतल दर्पण के रूल के अनुसार मुख्य फोकस से होके गुजरी, और एक किरण जा रही है मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात समांतर जाएगी। दोनों जहाँ पे मिलेंगी, देखो ये वाली आ रही है यहाँ पे और ये वाली भी आ रही लौट के यहाँ पे, दोनों का मिलान यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब इस प्रतिबिंब को हम लोग देखेंगे, सी यहाँ था, थोड़ा दूर बना है ना, तो सी से परे। अब वस्तु को कहाँ रखे थे, मान लो सी यहाँ पे है, एफ के बीच में। बस पांचवा पॉइंट लिख लो। बनाने दीजिए चौथा वाला। मतलब अभी तक सो रहा था। गुड़ किस चीज में दें गुड़, फिगर तुम कभी आया था बनाने? इतना अच्छा बनाए हैं यार, बता रहे कभी आया था बनाने। क्या बात है सर, सी तथा एफ के बीच में रखे नहीं पाए हो। क्या किए उसमें? कहाँ पे देखो काटी है यहाँ पे, इतना चलता तो प्रतिबिंब यहाँ तक कैसे चलता है। सर इतना तो लिख लो गुड। आप अभी देखिए। अरे सर हमारा तो एकदम सही है, देखो बात नहीं, उतारो सिर्फ। चौथा हो गया, आज ये पूरा पॉइंट हो जाना चाहिए। आप खाली हो गए क्या सर? नो सर, अब चल रहे हैं अगला बनाने। यप पे रखेंगे, हो गया। चलो ध्यान से देखो, अब बताओ कहाँ पे रखोगे, सी तथा एफ के बीच में रख लिए। अब नंबर आ गया एफ पे रखने का ना। आप लोग जो भी पढ़ रहे हो बुक से अपना मिलाते रहो। 4 पॉइंट हो चुका है, अब 5वां कंडीशन है, एफ पे रखते हैं तो उसका जो किरण आरेख बनता है कहाँ बनता है बता सकते हो? 5वां पॉइंट, एफ पर रखते हैं तो अनंत बनता है। एकदम उल्टा हो गया ना, पहले हम लोग अनंत पे रखे थे तो एफ पे प्रतिबिंब बना। अब हम वस्तु को रखते रखते 5वें पॉइंट पे पहुंच गए हैं, एफ पे रख दिए और प्रतिबिंब इधर बनते बनते लास्ट में आ गया अनंत पे। ठीक, तो चलो अब हम लोग अनंत पे बना रहे हैं। ये कौन दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से या बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, पहले देखेंगे कि एफ पे रखना है वस्तु को। ठीक, चलो एफ को वस्तु पे यहाँ पे हम लोग रख दिए सर। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, दो हमको ऐसे चीज़ बनाना है कि वस्तु जो होता है अनंत पे बने, मतलब प्रतिबिंब।
तो इसको हम लोग ऐसे दिखाना है कि मतलब वो कभी मिले ना, यानी अनंत पे दिखाई दे, अनंत पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक आप लोग को ऐसे किरण ले जाओ जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हो और वक्रता केंद्र से ही होकर आती हो। ठीक, देख लो ये वाली जो हमारा किरण जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वक्रता केंद्र सी से होके। तो जब सी से कोई किरण जाती है परावर्तन के पश्चात इधर ही लौट जाती है ना, तो ये किरण हमारा सीधा जा रहा है, इसको इधर मान लो ये जा रही है अनंत तक। ठीक, इधर वाला आप लोग देख लो, परावर्तन के पश्चात क्या कंडीशन होता है, याद है? मतलब जब कोई समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? मुख्य फोकस से। तो ये सीधा जा रही हैं दोनों किरणें। ठीक, तो जब वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। ठीक, तो यहाँ पे मान लो ये दोनों आपस में मिल नहीं रही हैं, बहुत दूर जाके अनंत पे मिलेंगी, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जहाँ पे अनंत पे मिलेंगी वहीं जाके बनेंगी। अब अनंत कहीं अंत होता नहीं है ना, तो ये कहीं मिल भी नहीं रही हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि समांतर किरणें कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, वो सीधा समांतर चलती रहती हैं। तो जहाँ पे अनंत होगा वहीं जाके अपना मिलेंगी, तो वहाँ हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर सकते। ठीक, बस अब इसको इधर समझ लो, इसको कैसे बनाओगे? तीसरा रूल लेंगे इसमें। तीसरा रूल लेंगे कि वक्रता केंद्र से होके जा रही है, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। एक ऐसे बना लेना, उसके दूसरा वाला एफ पे रखे हो, फोकस पे गुजरेगी, बस कहीं मिलेगी नहीं। बस हो गया, हो गया, चलो उतार लो। ये बहुत सिंपल है ना, जब आना चाहिए आप लोग को तब ना, सिंपल तो ऐसे है ही। यस, आएगा नहीं कब? वीडियो बंद कर दीजिए, एक घंटा वही हुआ। भी बच्चों को इनपुट दे रहे हैं, आधा बच्चों का आत्मविश्वास के साथ चलो अच्छा, इसको ही बना लो जल्दी से। एक लास्ट है ना, मिटाएं? आइए हम अभी बताओ छठवां पॉइंट कहाँ रखते थे? बना लेना किताब से, के बीच में समझ लिए हो ना? पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में, ये लास्ट कंडीशन जो हम लोग वस्तु को रखते थे पी तथा एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? बोलो, क्या चीज? प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे, यानी मिलेगा ही नहीं तो दर्पण के पीछे हम लोग उसको मान लेंगे ना। स्याही किसी में नहीं है क्या? आज टाइम हो गया है, चलो लेट जाना पड़ेगा। ये क्या है? म्यूजिक व्यूजिक बहुत बजाते हो आजकल आप लोग। उधर अब म्यूजिक देख लो। शांत रहो, पागल हो क्या? पागल है, मार खाओगे। तुम लोग शांत रहो, पहले नहीं पीटेंगे ही बहुत तेज। यहाँ पे देखो जो वस्तु है कहाँ पे रखेंगे बताओ? एफ तथा पी के बीच में। तो मान लो हम वस्तु को यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, ये कहाँ है? एफ तथा पी के बीच में। अब यहाँ पे मान लो कोई तिर्यक जा रही किरण, तो कहाँ पे जाती है? तिर्यक ही, तिर्यक जाती है, तिर्यक ही आती है ना। तो यहाँ पे हम इसको मिला दे रहे हैं, ये मान लें कि ये किरण आपस में जाके यहाँ पे मिली होगी। ठीक, और यहाँ पे इसको ऐसे मिला लिए मुख्य अक्ष पे, तो मान लिए कि ये वाला यहाँ पे बनी है। सर बनाओ जल्दी से।
वस्तु है आपका ये बी, दर्पण है प्रवतल। चलो देखो ध्यान से इधर, शांति से। जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं वस्तु, देखो ये वाला कंडीशन तो अभी यप पे रखे थे, अनंत पे चला गया था। अब और पास में लेके आए हैं, वस्तु को यप तथा पी के बीच में रखे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी किरण जा रही थी, ये वाला हम इसको मान लिए कि ये किरण पीछे गई होगी, तो यहाँ तक गई है, ठीक। और ये वाला जो हम माने हैं कि यहाँ से तिर्यक आई तिर्यक गई, तो इसको मान लिए कि यहाँ पे आभासी की आभास कर लिए कि यहाँ इसको अगर मिला देंगे तो यहाँ पे आके मिलेगी, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट देंगी, और काटने के बाद अगर यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो ये रहा आपकी वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब। हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता है, जब यफ तथा बी के बीच में रखते हैं तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से बहुत बड़ा। बस हो गया, 6 कंडीशन पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, 6 फिगर बना लेना। अब कल हो कोचिंग चाहे परसों हो अपना, कल तो पूछेंगे ही, डेली पूछेंगे। छब्बीस। चलो हम लोग कल क्या देखे थे, विभिन्न स्थितियों पे वस्तु को रखते थे तो उनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, ठीक। तो 6 स्थिति थी कल, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। पहला क्या था, अनंत पे रखते थे, फोकस पे बनता था। फिर सी से परे रखते थे तो कहाँ बनता था, सी तथा एफ के बीच में। उसके बाद सी पर रखते थे तो सी पर ही बनता था। फिर उसके बाद हम लोग सी तथा एफ के बीच में रखते थे तो सी से परे बनता था। फिर एफ पे रखते थे तो अनंत पे बनता था, ठीक। यानी क्या होता है, प्रतिबिंब इधर जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास ले जाएंगे, प्रतिबिंब और इधर दूर बनता है। ये 5 कंडीशन था। छठवां ये था कि अवतल दर्पण को यदि हम फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे, दर्पण के पीछे बनता था। क्या हुआ, चलो तो न्यू हेडिंग लिखो, अवतल दर्पणों के उपयोग। तलोगे कि तल? अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सामान्यतः टार्च। सामान्यतः टार्च। नंबर डाल के अवतल दर्पण के उपयोग में फर्स्ट पॉइंट लिखो, सामान्यतः टार्च, कामा सर्च लाइट। समानता कांच। अरे भैया टार्च बोल रहे हैं। सामान्यतः टार्च, कामा सर्च लाइट। समानता की समानता। सामान्यतः। हाँ, ये समानता बता रही है। शांत रहो। सामान्यतः टार्च, कामा सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में लिख लिया करो आप लोग, कभी भी आएगा ना। लिखने से बार बार अभ्यास होता है, रफ में नहीं लिख सकते हो ऐसे। मान लो मेन पॉइंट अभी याद नहीं है, जैसे अवतल दर्पण के उपयोग है, नहीं लिखना है तो मेन पॉइंट लिख लो। कहाँ, टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, वाहनों की हेडलाइट में शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज ना, हाँ, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से सुन लो, सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान से देखो इधर,
जो गाड़ी की हेडलाइट होती हैं, एक बार फिर बोल दीजिए। पहले देखो ये 3 चीज़ सिर्फ बोले हैं बस, एक टार्च में, एक सर्च लाइट में, एक वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखो जो मान लो वाहनों के आगे 2 हेडलाइट लगे होते हैं, उसमें से जो प्रकाश जाता है रोड पे जाता है ना समांतर, मतलब बहुत दूर तक जाना चाहिए। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है, प्रकाश को फैलाता नहीं है, प्रकाश को एक तरफ एक स्थान पे इकट्ठा करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम प्रकाश को ये फैला देता तो मान लो गाड़ी के जो हेडलाइट लगे, अंधेरा है रात में सड़क पे, तो दूर तक वहाँ तक लाइट ना जाती ना, जब यहीं पास में फैल जाता है तो ज़्यादा दूर तक फोकस नहीं जाएगा। तो जो ये वाले जितने भी होते हैं प्रकाश को फैलाते नहीं। अब देखो ये जैसे टार्च है, टार्च हम लोग देखे हैं ना घर पे, ये मान लो टार्च है, तो इसमें जो टार्च में फोकस होता है ये भी क्या होता है, एक सीधी रेखा में समांतर प्रकाश किरण पुंज जाता है। अगर यहीं पे ये फैल जाता तो दूर तक नहीं जा पाता, ठीक। तो जहाँ जहाँ पर प्रकाश फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होगा। एक क्या है, सर्च लाइट, ठीक। सर्च लाइट या कोई चीज़ हम लोग खोजते हैं तो जैसे इसमें क्या होता है, प्रकाश एक स्थान पे ही जाना चाहिए जहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है इसमें अवतल दर्पण का। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। पहले ये वाला वर्ड बोल दीजिए। समांतर टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्तिशाली समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग। फर्स्ट तो ये हो गया टार्च, सर्च लाइट। सेकंड लिखो दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग। हाँ, दंत विशेषज्ञ मतलब जो दंत स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट, दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक। देखो दांत में कुछ हो जाता है, अरे कीड़े मकोड़े कुछ भी लग जाते हैं, तो दंत स्पेशलिस्ट उसमें टार्च जला के देखते हैं ना, बड़ा देखते हैं कि कीड़ा कितना बड़ा है। सच में दांत में कीड़ा पड़ जाता है। यस सर। कितने बड़े-बड़े? थर्ड लिखो। अरे यही कीड़ा होता है जो चावल में ऐसे ऐसे रेंगता रहता है। अच्छा, वो वाला छोटा। भाई क्यों रहता होता है? सब कैसे पड़ जाता है, ज़्यादा मिठाई नहीं चुरा चुरा खाओगे। कोई कीड़े उत्पन्न होते हैं, मतलब कुछ खाते हो, जैसे दांत में अगर आपके फंस गया, आपके जिसके दांत में जगह होता है, मान लो पीछे अगर इसमें जगह है, ठीक, खाना खाए हो बहुत दिन से, और जो मान लो थोड़ा सा कभी ब्रश करने में लापरवाही भी करते हैं, सही से नहीं करते, या जो करते भी हैं तब भी वहाँ नहीं साफ कर पाते। अगर किसी के पास जगह है पीछे दांत में, यहाँ पे खाना खाते हो, रोज़ वहीं पे खाना जाता है, रोज़ जाता है, या मीठा ही खाते हैं, तो जो खाना वहाँ पे रोज़ ऐसे जाता है वही खाना सड़ जाएगा, फिर उसी में क्या पड़ जाएंगे, अपने आप कीड़े पड़ जाएंगे, फिर आपके दांतों को खोखला करेंगे। रात को मतलब खाना खाने के बाद हाँ, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे दांत में सब आप करते हैं? थोड़े बहुत खाना पीना लगे रहेंगे हो जाएंगे। नहीं करते हैं, एक टाइम कर लें बहुत है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं? कभी कभी करते हैं, बट करना चाहिए ना, लेकिन आदमी आजकल बहुत आलसी होते हैं। सुबह कर लें बहुत है,
चलो लिखो। तीसरा लिखो, तीसरा पॉइंट। सो ना जाओ सर, तुम तो महाबेवकूफ हो। तीसरा लिखो बस। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बोल रहे हैं, ध्यान तो कहीं और रहता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। सेविंग करने जाते हो, कराने जाते हो? अरे भाई बाल कटाने जाते हो? तब ठीक है। किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग हो गया। एक पॉइंट और लिख लो, सौर भट्ठियों में। अभी पूछेंगे चारों पॉइंट, ठीक? बातें नहीं, सिर्फ लिखते टाइम याद करते रहा करो। सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके नहीं, केंद्रित करने के लिए, सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बताए थे ना, खाना बनाने के लिए सौर कुकर। सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। देखो हम एक चीज़ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताएं आप लोग को कि जो अवतल दर्पण होता है प्रकाश को फैलाता नहीं है, इकट्ठा करता है ना। अब जैसे मान लो ये सौर भट्ठी है, यहाँ पे ये एक दर्पण लगा है, इसमें ये डिब्बा सा है, इसके अंदर मान लो बना है, यही शीशा लगा है इस पर, ठीक? ऊपर तो मान लो प्रकाश की किरणें यहाँ तक आ रही हैं, ठीक? तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरण जो इधर से आ रही हैं, इधर से सबको क्या कर रहा है, एक स्थान पे इकट्ठा करके, यहाँ पे मान लो अगर इतना बड़ा है दर्पण लगा है तो सभी प्रकाश कहाँ आएगा, एक स्थान पे इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो जो प्रोसेसिंग बना होता है टेम्परेचर कन्वर्ट करने का, वो प्रकाश ऊर्जा को टेम्परेचर चेंज करता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर बर्तन इधर से गेट रहता है, खोल के रख दोगे, खाना पक जाएगा, ठीक? उसे बोलते हैं सौर कुकर। जैसे रखते हो उल्टा कर रख दो, खनवा नीचे नहीं जाएगा पागल। ढक्कन क्यों रहता है, गैस तुम्हारे सीधा कुकर में लगती है, यहाँ पे आग तो जल जाता है, ऐसे ये भी रहेगा ना। मतलब ये तो पूरा टेम्परेचर उसके जो बना रहेगा सौर कुकर, उसके अंदर टेम्परेचर आपका रहेगा, चारों तरफ से मिलेगा, पकेगा, ठीक? बल्कि गैस में तुम्हारे तो सिर्फ यहीं पे लगता है ना आग, फिर यहाँ से पूरा बर्तन गर्म होता है, फिर अंदर का जो मटेरियल होगा, द्रव, ठोस भी गरमाते हो क्या? चलो जल्दी से बता दो। पहला पॉइंट क्या है, शांति सुनो इधर। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, टार्च, वाहनों के हेडलाइट में करते हैं, ठीक? दूसरा पॉइंट क्या है, दंत विशेषज्ञ दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट, चेहरे को शेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। उसके बाद चौथा है, सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ये 4 पॉइंट हैं अवतल दर्पण के उपयोग। शांत रहो, वो उत्तल है, चलो
मारेंगे तो हड्डी टूटेगी, अभी आएगा। आपसे विशेषज्ञ हो गए। हाँ, शांत रहो पहले। सरक एक बात बनी। जो अवतल दर्पण होगा वो उत्तल लेंस होगा, ठीक, उसी का उल्टा होता है। चलो लिखो उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। उत्तर दर्पण के देखो पहले ध्यान से, शांति से, नहीं पीटेंगे भी। जो अवतल दर्पण का चीज होता है वो उत्तल लेंस में यूज होता है, ठीक। तो जो हम लोग लाइट होती है उसमें लेंस यूज करते हैं, तो कहीं कहीं आपको इसका पूरा गुण उत्तल लेंस वाले में मिलेगा, ठीक। यहाँ तो प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, जो ये बोल रही है लैंप लगता है, तो वहाँ पे लैंप लगता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि क्या करेगा वो प्रकाश को फैलाने की ज़रूरत है ना। इधर देखो जी, रोड पे ऐसे एक लैंप लग गया तो ये क्या इकट्ठा करता है प्रकाश को, रोड पे लगा है तो पूरे रोड पे प्रकाश फैलेगा ना। तो अवतल दर्पण क्यों होगा? उत्तर नहीं। मारेंगे, कंफ्यूजिंग होगी ना। बुद्धि खातर हो जाएगा। चलो लिखो उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम, हेडिंग न्यू। उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। शांति रहो, पहले देखो अवतल दर्पण का पूरा चीज खत्म हो गया। एक बार इधर देख लो, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम वो हो गया। अवतल दर्पण के विभिन्न स्थितियों पर हम लोग जो रखते हैं वस्तु को, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चार्ट में, वो भी हो गया। उसका किरण आरेख पूछेगा वो भी बन गया। अवतल दर्पण का उपयोग भी हो गया, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस। लेंस और दर्पण में अंतर होता है ना। दर्पण क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्ट होता है। जब दो दर्पणों को मिला दिया जाता है आपस में तो वो क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है, ठीक। तो पहले दर्पण ये खत्म हो जाए तो हम लोग पढ़ेंगे लेंस। अभी लिखो उत्तल दर्पणों के उत्तल, जैसे उसमें पढ़े थे ऐसे इसमें भी रहेगा, ठीक। उत्तल दर्पणों के किरण आरेख बनाने के नियम। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें। अवतल दर्पण को याद है ना, मुख्य समांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से आती है तो समांतर जाती है, वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से जाती है, तिर्यक आती है तो तिर्यक जाती है। किसका है, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। अब हम लोग पढ़ने जा